हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटवाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज आप सभी का स्वागत है हमारा नेक्सस बैच के सेकंड सीरीज में, दैट इज क्लैट नेक्सस बैच 2.0। क्लैट नेक्सस 1.0 में हमने ओरिएंटेशन टू क्रिमिनल लॉ पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ के एसेंशियल्स क्या होते हैं। साथ के साथ हमने पढ़ा कि जनरल एक्सेप्शंस क्या होती हैं जिनको हम लोग डिफेंसेस की तरह यूज करते हैं। तो किसी वजह से अगर आपके नेक्सस 1.0 के लेक्चर्स मिस हुए हैं तो उनको तुरंत देख लीजिए, क्योंकि वो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड ऑलरेडी कर चुके हैं हम वहां पर क्रिमिनल लॉ को लेकर। आज का हमारा सेशन है फर्स्ट सेशन ऑफ लीगल रीजनिंग, जहां पर हम लोग मूव अहेड करेंगे विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी। तो अगर ऑफेंसेस की कैटेगरी को हम डिवाइड करें तो कुछ होते हैं आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के साथ आप कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस कर सकते हैं जो एक क्राइम में आते हैं। जैसे कॉमन सा होता है मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, रेप है, यहाँ पर ट्रेसपास टू द बॉडी है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो आप एक बॉडी के साथ कर सकते हैं, किडनैपिंग, एब्डक्शन एक्सेट्रा। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो हम लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, कि किसी इंसान की प्रॉपर्टी के साथ, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप क्या क्या ऑफेंसेस उस इंसान की प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि चोरी, आपको पता है, डाका डालना, तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जो हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। आज की क्लास में मूव करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी। तो सबसे पहला ऑफेंस है अगेंस्ट द बॉडी इज अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है कि जब कोई और कभी ऑफेंस करेगा तो उस केस में अगर आप उस ऑफेंस को अबेट कर रहे हैं, उसको ऑफेंस करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलती है, इवन इफ आपने वो ऑफेंस डायरेक्टली ना किया हो। अबेटमेंट को अगर सिंपलर फॉर्मेट में समझें तो अबेटमेंट आप तीन तरह से कर सकते हैं क्राइम की। नंबर 1 बाय इंस्टिगेशन, नंबर 2 बाय एंगेजिंग एंड नंबर 3 बाय इंटेंशनली एडिंग द पर्सन टू डू एनी ऑफेंस। तो यहां पर अबेटमेंट भी पनिशेबल होता है। जब किसी भी ऑफेंस का आप अबेटमेंट करते हैं तो इस केस में जो अबेटर होता है उसको भी सजा मिलती है। तो सपोज कि आपका दोस्त था, वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान लेना चाहता था। उसने कहा यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। आपने अपने दोस्त को इंस्टिगेट किया। नंबर 1, आपने उसको प्रोवोक किया कि यार जा अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ले, मार डाल उसको। तो अगर आप किसी को वर्बली भी कुछ क्राइम करने के लिए एनकरेज करते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं या चुल करते हैं कि यार क्राइम कर, और फिर वो इंसान वो क्राइम कर देगा, तो आपको भी सजा मिलेगी अबेटमेंट की। सेकेंड होता है बाय एक्टिवली एंगेजिंग। एक्टिवली एंगेजिंग का मतलब है कि आपके दोस्त ने क्राइम किया और उसने कहा यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्राइम के बाद मैं भागूंगा कैसे। आपने कहा यार तेरा भाई है ना, फटाफट स्कूटी लेके तेरे को गेट के बाहर मिलेगा, भाग के आइयो और मैं तुझे कहीं ना कहीं तड़ी पार करा दूंगा। तो एक्टिवली अगर आप किसी के साथ एंगेज होते हो तो भी यहां पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक और एग्जाम्पल, एक्टिव एंगेजमेंट आपका एक्शन से भी हो सकता है और ओमिशन से भी हो सकता है। ओमिशन का मतलब है, एक्शन मतलब क्लियरली आपने अपने दोस्त की हेल्प करी, एंगेज होके क्राइम में, तो आपको अबेटमेंट की सजा मिली। सेकेंडली, सपोज अगर आप ओमिट कर रहे हैं, ओमिट आप वो चीज कर रहे हैं जो चीज आपको करनी चाहिए थी, वो चीज आपने इग्नोर कर दी, ओमिट कर दिया, वो एक्शन आपने नहीं किया, तो उस केस में भी आपको अबेटमेंट की सजा मिलेगी। नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एन ओमिशन। सपोजिटली कि कुछ थीव्स को एक घर में चोरी करनी थी और उन्होंने क्या किया, एक वॉचमैन से सेटिंग कर ली जो उस घर में नौकरी करता था। उस वॉचमैन से सेटिंग करके उन्होंने कहा कि अगर सपोजिटली रात को जब हम चोरी करने आएंगे तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हें मेन गेट का ताला नहीं लगाना, मेन गेट को लॉक नहीं करना, और हम जो भी चोरी करेंगे उसका 10% कट तुमको भी दे देंगे। तो वॉचमैन इस बात से अग्री कर जाता है और रात को जब चोर चोरी करने आते हैं तो वो गेट लॉक नहीं करता, ताकि जो चोर होते हैं उनको घर में घुसने का एक इजी पैसेज मिल जाता है। तो इस केस में जो वॉचमैन है उस पर भी अबेटमेंट का क्राइम लग जाएगा, इवन दो उसने चोरी नहीं करी, लेकिन यहां पर इन्वॉल्व होके, एक्टिवली इन्वॉल्व होके हेल्प आउट किया है, तो उसको यहां पर अबेटमेंट की सजा मिलेगी। तो अबेटमेंट जो होता है वो आपका प्रोवोकेशन से होता है, एंगेजमेंट से होता है, एंड ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग द मटीरियल एड। तो इसमें क्या चीजें हो गई, नंबर 3 पे आ गया आपका, नंबर 1 था बाय इंस्टिगेशन, नंबर 2 हो गया बाय एक्टिवली एंगेजिंग, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने किया है,
एंड नंबर थर्ड पे आपका आ गया बाय प्रोवाइडिंग द मटीरियल एड। मटीरियल एड क्या होता है? एग्जाम्पल की किसी इंसान को कोई क्राइम करना है और आप उसको वो क्राइम हेल्प आउट करने के लिए, वो क्राइम में हेल्प करने के लिए कोई सामान प्रोवाइड करते हो ताकि वो क्राइम वो स्मूथली कर पाए। सपोज कि आपके एक फ्रेंड को किसी की जान लेनी है और आपके फादर की फार्मेसी की शॉप है। आपने अपने दोस्त को बोला कि यार तुझे जहर चाहिए, कोई बात नहीं, मैं पापा की दुकान से जाके तुझे पॉइजन लाके दे दूंगा और उसके बाद तेरे को जिसको मारना है तो उसको मार दियो। तो इस केस में आपके ऊपर भी लग जाएगा अबेटमेंट का चार्ज। क्वेश्चंस अक्सर बच्चे ये पूछते हैं, यहाँ बच्चों को डाउट होता है कि मैम सपोजिटली अगर आज एक इंसान को किसी का मर्डर करना था और मर्डर करने के लिए वो जो नाइफ है वो शॉपकीपर से परचेज करके लेके आया है, तो क्या शॉपकीपर पे भी अबेटमेंट लग जाना चाहिए? यहां पर शॉपकीपर पे अबेटमेंट नहीं लगेगा क्योंकि नाइफ्स बेचना उसका काम है। तो अगर आप पॉइजन खरीद के ला रहे हो केमिस्ट शॉप से, तो केमिस्ट शॉप पर यहां पर कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज को सेल आउट करना उनका काम है। वहीं अगर आप उसको केमिस्ट शॉप से पॉइजन प्रोक्योर करके देते हो तो आप पे अबेटमेंट लग जाएगा। तो इन तीन तरह से अबेटमेंट होता है और ये तीनों केसेस में अबेटर को पनिशमेंट मिलती है अगर आप किसी भी क्राइम को प्रोवोक करते हैं तो। सो इस केसेस में प्रोहिबिटेड बाय लॉ इस चीज के लिए इंस्टिगेशन करना जो एक क्राइम है, उस चीज के लिए अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, तो यहां पर इस केस में सुसाइड का अबेटमेंट भी पनिशेबल होता है। किसी इंसान को अगर आप मरने के लिए उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो वहां पर अगर वो पर्सन सुसाइड कमिट कर लेगा तो आप पर भी अबेटमेंट टू सुसाइड पनिशेबल लगेगा। It amounts to instigation when the active suggestions or simulations are given. यहाँ पर कुछ फेमस केस लॉज हैं लाइक क्वीन वर्सेस मोहित, प्रतिमा दत्ता वर्सेस स्टेट, जहां पर ये अबेटमेंट के चार्जेस में पनिशेबल था। ये बहुत एक फेमस केस है, इंस्टिगेशन ऑफ सती, दैट वाज क्वीन वर्सेस मोहित। तो इस केस में क्या होता है कि तीन पंडित होते हैं, वो एक लेडी को इंस्टिगेट करते हैं ये बोल के राम 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 राम, जब वो अपने हस्बैंड की पायर पर सती करने के लिए, अपनी हस्बैंड की पायर पर जलने के लिए तैयार होती है, तो जो तीन पंडित होते हैं वो बोलते हैं राम 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 राम। तो ये एक इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन था जो उन्होंने उसको प्रोवोक किया, तो यहां पर भी अबेटमेंट का चार्ज वाज पनिशेबल ऑन दोज पीपल। इसके बाद आगे आपका इंटेंशनली रेंडरिंग द असिस्टेंस और गिविंग द एड, जो मैंने कहा मटेरियल हेल्प। तो अगर सपोजिटली इसमें अगर एक प्रीस्ट को पता है कि किसी इंसान की ये दूसरी शादी है, बाइगेमी कर रहा है वो, और ये पता है और प्रीस्ट ने ही शादी करवाई है दूसरी शादी, जबकि प्रीस्ट और पंडित को पता था कि ये एक दूसरी शादी है, तो इस केस में प्रीस्ट या पंडित पर भी आपका अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। और जिसने ऑफेंस किया है डुअल मैरिज का, उस पर तो अलग से बाइगेमी के चार्जेस लगेंगे। अग्रीमेंट नेक्स्ट आता है आपका अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, जिसको हम कहते हैं बाय एक्टिवली एंगेजिंग। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने फ्रेंड को स्कूटी से गायब करवाना या वॉचमैन वाला केस, तो वो आपका एक्टिव एंगेजमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑफेंस जो अगेंस्ट द बॉडी में आता है, नंबर 2, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है एक बार पहले समझ लेते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये कहता है whenever two or more people conspire to, number 1, do an unlawful activity, or number 2, doing lawful act बाय अनलॉफुल मीन्स। मतलब या तो दो लोगों ने मिलके षड्यंत्र रचा है, कॉन्स्पिरेसी करी है कि चल यार भाई मिलके कुछ क्राइम करते हैं, मिलके डाका डालते हैं, मिलके चोरी करते हैं, मिलके किसी का मर्डर करते हैं, या फिर सेकंड, आपने मिलके सोचा तो है लॉफुल एक्ट करने का, लेकिन उसको करने का रास्ता आपने गलत चुन लिया। आप एक अनलॉफुल तरीके से वो काम अगर करना चाहेंगे तो कॉन्स्पिरेसी की सजा मिलेगी। सपोज आप और आपका फ्रेंड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल लॉफुल है, लेकिन आपने एडमिशन लेने के लिए जो तरीका अपनाया वो ये था कि आपका क्लैट में शायद अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, तो आपने सोचा कि एक फेक मार्कशीट, फेक क्लैट स्कोर बनाते हैं, फोर्जरी करते हैं, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं ताकि हमें एनएलयू में एडमिशन मिल जाए। पर ऐसा नहीं करना है।
क्लैट का स्कोर अच्छा लाना है, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, डीपीपीस को सॉल्व करने हैं जो हमारे पीडब्ल्यू की ऐप पर आपको मिलते हैं। तो वो सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे उल्टे तरीके नहीं अपनाने पड़ेंगे एनएलयू में एडमिशन के लिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर लॉफुल एक्ट आप कर रहे हैं लेकिन उसको अनलॉफुल तरीके से करने की आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको पनिशमेंट मिलेगी। कॉन्स्पिरेसी में एक कैच है जो क्वेश्चंस में आपको मिलता है क्लैट में, कि अगर सपोज 2 या 3 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी है किसी का मर्डर करने की और अभी तक मर्डर नहीं हुआ है, तो क्या उस केस में अगर कॉन्स्पिरेसी के बारे में पुलिस को पता चलता है तो सजा मिलनी चाहिए या नहीं? स्टूडेंट्स यहां ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो प्रिपरेटरी स्टेज है और आपने बताया था स्टेजेस ऑफ क्राइम में कि प्रिपरेटरी स्टेज पनिशेबल नहीं होती। माना ये मर्डर के लिए प्रिपरेटरी स्टेज है कि सिर्फ अभी तक षड्यंत्र रचा है, मर्डर के लिए अटेम्प्ट नहीं लिया है, तो बिल्कुल मर्डर की बात करें तो ये प्रिपरेटरी स्टेज में है। लेकिन कैच क्या है, अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो कॉन्स्पिरेसी का एक्टस रियस और मेंस रिया ये 2 होते हैं तभी क्राइम होता है। कॉन्स्पिरेसी का मेंस रिया होता है जब वो इंटेंशन आपके मन में आती है कि चल यार किसी के साथ मिलके प्लान बनाते हैं, क्राइम करेंगे। द मोमेंट आप उसको किसी के साथ डिस्कस करते हो एक्टस रियस बन जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये ध्यान रखेंगे जो आपका एक्टस रियस होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, कंस्पायर करना। द मोमेंट आपने कॉन्स्पिरेसी रच ली, द मोमेंट आपने कंस्पायर कर लिया, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्टस रियस आपने कर लिया। मेंस रिया आपके ब्रेन में था, इंटेंशन था, एक्टस रियस आपने कर लिया। तो अगर पुलिस को आपकी कॉन्स्पिरेसी की भनक लग गई तो माना आपको मर्डर के लिए कोई सजा नहीं देंगे क्योंकि माना आप प्रिपरेटरी स्टेज में हो, लेकिन अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो मर्डर की तो आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा मिलेगी जो सेक्शन यहां पर बताता है। So it's about doing the illegal act, जहां पर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है कि पीपल अग्री टू डू दैट। कॉन्स्पिरेसी में 2 लोगों का अग्रीमेंट होना जरूरी है। ध्यान रहे कॉन्स्पिरेसी की सजा हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिलती है। किसी भी सिंगल पर्सन को, इकलौते इंसान को आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा नहीं दे सकते। नेक्स्ट कम्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये आपके आईपीसी सेक्शन में 339 और सेक्शन 340 आईपीसी सेक्शन इनको गिवन है। होते क्या हैं ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे पहले, उससे एक्स्ट्रा क्लियर होगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, सबसे पहले मैं कन्फाइनमेंट समझाना चाहूंगी, वो ज्यादा अच्छा है। तो कन्फाइनमेंट में जैसे आपने वर्ड सुना होगा, मैम बोलती हैं यार आपको इसी बुक तक कन्फाइंड रहना है। तो कन्फाइन होता है जब आप किसी का एक दायरा, एक लिमिट सेट कर देते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है जबरदस्ती किसी को बंदी बना लेना। कुछ कुछ ये दोनों वैसे हैं और क्रिमिनल लॉ में ये क्राइम माना जाता है कि आप किसी की लिबर्टी नहीं ले सकते कहीं आने जाने की। तो सपोजिटली अगर आपने किसी को कन्फाइन कर दिया एक ही जगह के अंदर, उसके आसपास आपने एक लक्ष्मण रेखा जैसी खींच दी कि बॉस तुम इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम इस एरिया से बाहर गए तो आपने बोला कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, जान ले लेंगे या कुछ भी उसके साथ गलत करेंगे, तो वो आपका बन गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कि आपने उसके जाने की सारी डायरेक्शंस को ब्लॉक कर दिया है। तो यहां पर आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर सकते हैं, चाहे एक घर हो गया, एक गोडाउन के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर। अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि तुम दिल्ली छोड़ के कहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है क्योंकि आपने उसकी बाउंड्री सेट कर दी, पूरे दिल्ली के बाहर वो नहीं जा सकता। आपने किसी को बोला कि तू इंडिया छोड़ के कहीं गया तो आई विल किल यू, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है क्योंकि क्या पता उसका सिंगापुर जाने का मन हो, उसको आपने इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही डाल दिया है। आप बोल रहे हो इंडिया छोड़ के तू कहीं नहीं जा सकता, मैंने तेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं, अगर तू गया तो आई विल किल यू। तो ये हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी की बाउंड्री आसपास की मार्क कर देना, उसको वहां से ना जाने देना।
रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इसका थोड़ा सा अलग है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जैसे आप देख रहे हैं 3 डायरेक्शंस में मैंने टिक किया है, एक डायरेक्शन में मैंने क्रॉस किया है। तो यहां पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में रहता है कि सपोजिडली आपने किसी की सिर्फ कहीं पर जाने की एक डायरेक्शन ब्लॉक कर दी। आपने कहा भाई बॉस तू यहां नहीं जा सकता, बाकी पूरा जहां तेरे लिए खुला है। तो एग्जाम्पल कैसे हो सकता है इसका? आपने किसी को बोला कि अगर मैंने तुझे स्कूल के अंदर देख लिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मतलब इस स्कूल के अंदर, जो सपोज मैंने बोला कि आप एक्स स्कूल के अंदर अगर गए तो मैं आपकी जान ले लूंगी, तो आप एक्स स्कूल में अब नहीं जा पाओगे। बाकी इसके अलावा आप चाहो तो स्कूल चेंज कर लो, घर पे बैठ जाओ, छुट्टी मना लो, दोस्तों के घर चले जाओ। लेकिन ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब भी होगा क्योंकि मैंने आपका एक स्कूल जाने का एरिया ब्लॉक कर दिया, स्कूल जाने का एक प्रॉपर एक पॉइंट बंद कर दिया। रिस्ट्रेंट में आप किसी का कोई एक पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, एक जगह जाने से उसको रोकते हो, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। और अगर आप किसी को टोटली उसके आसपास एक लिमिट सेट कर देते हो तो वो बन जाता है आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो इसके डिफरेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। कन्फाइनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्ट्रेंट कीपिंग इन द लिमिट्स आउट ऑफ विच पर्सन बाहर नहीं जा सकता, जिसपे उसका जाने का हक भी है। रिस्ट्रेंट होता है जब आप कोई पर्सन का एक ऐसा कोई जगह ब्लॉक कर देते हो, कीपिंग आउट ऑफ अ सिंगल प्लेस, जहां पर पर्सन का जाने का हक है। यहां पर द पर्सन कैन नॉट मूव बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स, और यहां पर द पर्सन कैन नॉट प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जा पाना, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ना जा पाना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जाएगा। कन्फाइनमेंट को ज्यादा सीरियस ऑफेंस माना जाता है, इट्स मोर सीरियस, और यहां पर जो सजा होती है वो होती है अप टू 1 ईयर एंड 10,000 रुपीज तक का फाइन हो सकता है। रिस्ट्रेंट की बात करें तो यहां पे सिंपल इंप्रिजनमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की, या फाइन पे करना हो सकता है अप टू द अमाउंट ऑफ 500। तो ये इसमें सजा इसमें मिलती है। इसके अलावा कन्फाइनमेंट कहता है प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम मूविंग इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि आपने सारी लिमिट्स उसकी ब्लॉक कर दी है। यहां पर किसी स्पेसिफिक एरिया में वो इंसान नहीं जा सकता, तो वो बन जाता है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यहां पर मूवमेंट इन ओनली 1 डायरेक्शन इज क्लोज्ड, और यहां पर मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये उल्टा हो गया पॉइंट, ये कन्फाइनमेंट का पॉइंट है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। और रिस्ट्रेंट का है कि सिर्फ एक डायरेक्शन को ब्लॉक किया जाता है, ये आपका रिस्ट्रेंट में जाएगा। पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिबर्टी, ये भी उल्टा हो गया गलती से पॉइंट। यहां पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस आपके कन्फाइनमेंट में जाते हैं, और पार्शियल क्योंकि सिंगल डायरेक्शन ब्लॉक होता है तो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन आपका रिस्ट्रेंट में जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन सुनने में एक जैसा लगता है और होता भी है, लेकिन फर्क है। दोनों में ही किडनैप कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, तो हम समझेंगे। किडनैपिंग और एब्डक्शन ऐसे दोनों ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट द बॉडी किए जाते हैं। होते क्या है, आइए सबसे पहले किडनैपिंग को समझते हैं। लॉफुल किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। लॉफुल गार्डियन से किसी बच्चे को चुराना या किसी को अगवा करना किडनैपिंग कहलाता है। नंबर 1, लॉफुल गार्डियन कौन होता है? यहां पर लॉफुल गार्डियन का मतलब पेरेंट्स तो है ही। सपोज बच्चा अपने चाचा के घर पे रहने गया, आपने वहां से बच्चे को किडनैप कर लिया, तो चाचा जी भी इस केस में लॉफुल गार्डियन माने जाएंगे। सपोज ड्राइवर बच्चे को स्कूल से पिक करने गया और आपने ड्राइवर से बच्चे को अगवा कर लिया, तो वो भी यहाँ किडनैपिंग में आएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो ड्राइवर है वो बच्चे का लॉफुल गार्डियन है। तो जरूरी नहीं है लॉफुल गार्डियन में सिर्फ पेरेंट्स आते हैं, जो भी बच्चे का केयर टेकर है वो लॉफुल गार्डियन में आएगा। द पर्सन हु हैज बीन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। इस केस में होगा क्या, आप यहां पर इंग्रेडिएंट्स, द पर्सन शुड बी आइदर अ माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड। तो नंबर 1, माइनर होना बहुत जरूरी है किडनैपिंग के लिए। माइनर में यहां पर बोलते हैं गर्ल्स अंडर 18 और जितने भी बॉयज अंडर 16 है। ऑल्दो लड़कों की एज भी मेजॉरिटी की 18 ही है, लेकिन किडनैपिंग में बोलते हैं कि अगर 16 साल तक के लड़के का किडनैप हुआ है तो वो किडनैपिंग में जाएगा। अगर लड़के की एज 18 है तो वो किडनैपिंग नहीं होगा, वो एब्डक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी डिस्कस भी करेंगे। एनीवे, माइनर में all the girls under 18 will be covered in kidnapping, all the boys under 16 will be covered under kidnapping, and the third one is unsound mind. If a person has an unsound mind, तो उसकी केस में age is no bar, किसी भी एज का हो सकता है। उस केस में अगर अनसाउंड पर्सन का किडनैप हुआ है तो वो किडनैपिंग कहलाएगा, वो एब्डक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया।
एब्डक्शन की बात करें तो एब्डक्शन कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू एनी एज। तो जो आपका किडनैपिंग होता है वो माइनर्स के साथ होता है, अनसाउंड पर्सन के साथ होता है। एब्डक्शन होता है विद एनी एज, मतलब कि ये माइनर के साथ भी हो सकता है और मेजर्स के साथ भी हो सकता है। तो मेजर का तो चलो पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई पर्सन, अगर कोई लड़की है वो 18 अबव है तो डेफिनेटली अगर वो किडनैप है तो एब्डक्शन कहलाएगा। अगर एक बॉय किडनैप हुआ है जो 16 अबव का है तो डेफिनेटली वो एब्डक्शन कहलाएगा। लेकिन एब्डक्शन जैसा कि यहां लिखा है माइनर्स के साथ भी हो सकती है, तो इस केस में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इस पर्टिकुलर माइनर बच्चे का एब्डक्शन हुआ है या इसकी किडनैपिंग हुई है? क्योंकि क्लैट आपको किडनैपिंग एब्डक्शन हमेशा एक ही पैसेज में दे देगा और आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार बॉस एग्जैक्टली यहां पर इस माइनर के साथ किडनैपिंग हो रहा है या एब्डक्शन। तो डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है उठाने के तरीके में, बच्चा किडनैप करने के तरीके में या बच्चा एब्डक्ट करने के तरीके में। एब्डक्शन होता है जहां पर आप फोर्स और कंपल्शन या डिसीटफुल मेथड्स यूज करते हैं, मतलब धोखाधड़ी यूज करते हैं या जबरदस्ती फोर्स यूज करते हैं। अगर एक माइनर बच्चे को आप जबरदस्ती उठा के उसका मुंह बंद करके उसको ओमनी वैन में डाल के 4-5 थप्पड़ मार के किडनैप कर रहे हैं तो वो बन जाएगा एब्डक्शन, क्योंकि आपने फोर्स यूज किया है। आपने एक 15 साल के लड़के के साथ डिसीटफुल यूज मेथड यूज किया है कि बेटा तुम्हारी मां हॉस्पिटल में है, आओ मेरे साथ अपनी मां को बचा लो, और अपनी मां को बचाने के लिए वो आपके साथ चल बैठता है और आप उसको किडनैप करते हो। तो क्योंकि आपने धोखा यूज किया है, आपने डिसीट यूज किया है, तो इस केस में आप पर लग जाएगा एब्डक्शन। वहीं अगर आप किडनैपिंग की बात करें तो किडनैपिंग में होता है टेकिंग अवे द माइनर, सेकेंड इज ल्योरिंग अवे द माइनर। टेकिंग अवे और ल्योरिंग अवे का मतलब है जैसे अगर आप मैकडॉनल्ड्स का अपना ऑर्डर टेक अवे करते हो तो बस बच्चा पार्क में जा रहा था, आपने बच्चे को ऐसे बैग में भरा, कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं करा और किडनैप करके आप बच्चे को ले गए, तो वो बन गया किडनैपिंग। ल्योरिंग अवे का मतलब होता है कि झांसा देना। छोटे बच्चे को जैसे आप टॉफी दिखा के बोलते हो बेटा आजा ये ली चॉकलेट, हमारे साथ आजा, अंकल के साथ आजा, आंटी के साथ आजा, तो अगर आप ल्योर अवे कर रहे हो माइनर को, ऐसे करके झांसा दे रहे हो, तो वो बन जाएगा आपका किडनैपिंग। अगर आप फोर्स, कंपल्शन और डिसीट यूज कर रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका एब्डक्शन। यहां पर इफ द कंसेंट ऑफ द पर्सन मूव्ड इज फ्रीली गिवन इट विल कंडोन द ऑफेंस, ये एब्डक्शन के केस में होता है। मतलब यहां पर जिसको आपने एब्डक्ट किया है उसने खुद ही अपना कंसेंट दिया था, वो अपनी मर्जी से आपके साथ चल दिया है, आपने कोई भी फोर्स, कंपल्शन या डिसीट नहीं यूज किया, तो उस केस में एब्डक्शन के लिए लायबिलिटी नहीं मानी जाती। Apart from that, abduction is a continuing offense. A person is being abducted, both he is first taken away from one place and also when taken away from another place, तब भी ये continuous abduction चलता है। अगर आप अपने जिस person को आपने abduct किया है उसके spots change कर रहे हैं, पहले एक घर में रख रहे हैं फिर दूसरे घर में रख रहे हैं, तो ये सब आपका abduction में ही कवर होगा। एब्डक्शन को कवर किया गया है आईपीसी के सेक्शन 364 से 366 के बीच में। किडनैपिंग आपका आता है अंडर सेक्शन 359 से 361 के बीच में, ये माइनर्स की होती है, बॉयज अंडर 16 एंड गर्ल्स अंडर 18 एंड ऑल्सो अनसाउंड पर्सन। यहां पर आप लॉफुल गार्डियनशिप से अगर बच्चे को चुराते हैं, कंसेंट ऑफ द माइनर इज इममटीरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर बच्चे ने आपको खुद कंसेंट दिया था कि ठीक है अंकल मेरे को आपके साथ आपके घर जाने का मन है, यहां पर माइनर का कंसेंट इममटीरियल है, मतलब कि किडनैपर ये नहीं बोल सकता कि बच्चा जबरदस्ती मेरे घर पे आके बैठ गया क्योंकि उसको मेरे घर पे टीवी देखने का मन था, मैंने मना किया था, बच्चा नहीं मान रहा था, बच्चे ने अपना कंसेंट मुझे खुद दिया था। इस केस में माइनर का कंसेंट मैटर नहीं करता, तब भी आप पे किडनैपिंग का चार्ज लग जाएगा। Abduction is covered under section 362 of IPC. Consent अगर यहां पर abducted person का है तो आपका abduction का ऑफेंस नहीं लगता। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, abduction किसी भी एज के साथ हो सकता है, एज इज नो बार। सो दीज वर द ऑफेंसेस जो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, जिसमें अबेटमेंट हमने कवर किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने कवर किया, हमने किडनैपिंग, एब्डक्शन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कवर किया। इसी के अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी पार्ट 2 अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर हम बहुत सारे अदर ऑफेंसेस पढ़ेंगे कि जैसे मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको क्लैट में देते हैं।
क्लैट नेक्सस 1.0 बैच के जितने भी लेक्चर्स हैं, जो हमारा फाउंडेशन ओरिएंटेशन रहा है, वो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लॉ वाला के चैनल पर वो लेक्चर्स ड्यूली अवेलेबल होंगे। जितना भी प्रैक्टिस कंटेंट आप चाहते हैं वो आपको PW की ऐप पर मिलेगा, जहां पर आपको DPPs मिलेंगे जो आज के लेक्चर से रिलेटेड होंगे और जो प्रीवियस लेक्चर से भी रिलेटेड होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।